आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का। ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 का ये भाग 5 है। इससे पहले वाला भाग यानी 4 तक आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में, उसका धर्म क्या था, उसके शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये उसके शिलालेखों में क्या वर्णन है, ये सब के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और यहीं पर अभी आपको याद हो जाएगा, अभी आपको ये सब जो बृहद शिलालेख है, 14 गो बृहद शिलालेख है, 7 गो जो है वो जो 7 गो है वो लघु स्तंभ दीर्घ स्तंभ लेख है, वो सब कुछ आपको अभी भी याद हो जाएगा। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब क्या होता है, ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप इसको बस अंत तक देखते रहिए। देखिए सम्राट अशोक के बारे में पहले पढ़ लिए हैं, अब सम्राट अशोक के धर्म के बारे में थोड़ा समझते हैं कि सम्राट अशोक का धर्म क्या था। धर्म क्या था, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत किया उसे अभिलेख में धर्म कहा गया। यह अभिलेख में भी धर्म का वर्णन है कि धर्म आखिर कहा किसे जाता है, मतलब धर्म किसको कहा गया, उसको परिभाषित किया गया। धर्म को जैसे संज्ञा को परिभाषित किया जाता है, सर्वनाम को परिभाषित किया जाता है, यानी हर चीज को परिभाषित किया जाता है ना कि ये ऐसा क्यों है, इसको यही नाम क्यों दिया गया, या किसको हम ये बात कह सकते हैं। तो हर चीज की परिभाषा होती है। तो ठीक वैसे ही धर्म की भी परिभाषा क्या दिया गया, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, यानी प्रजा जो है उसका नैतिक उत्थान हो, उसके लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत किया, जिन नियमों को संग्रहित करके और उसको जो प्रस्तुत किया उसको कहा गया अभिलेखों में उसका वर्णन, यानी अभिलेखों में उसे धर्म का नाम दिया गया। ठीक है, अभिलेख में उसे धर्म का नाम दिया गया। इसका था कि ये अभी तक माना जाता है कि इससे पहले अभी तक कोई भी राजाओं का इतना विस्तृत अभिलेख नहीं मिल पाया। इससे पहले जितने भी बाकी पहले वंश थे, हरक वंश हो गया या बाकी कोई भी वंश हो गया, नंद वंश हो गया, उनके इतने विस्तृत अभिलेख नहीं मिलता है। भारतवर्ष में इसको पहला राजा ऐसा माना जाता है कि इतना विस्तृत अभिलेख लिखवाने वाला जो राजा हो है, इसको पहला राजा माना जाता है। साथ में ही कई भाषाओं में यह अभिलेख लिखवाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो कंधार वाला अभिलेख मिला है वो 2 भाषाओं में लिखवाया गया है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी, कंधार तक इसको अभिलेख मिले हैं, तो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में भी वो अभिलेख लिखवाया गया है। और बाकी ये अलग अलग भाषाओं में जहां जैसे लोग थे वहां वैसी भाषाओं का अभिलेख लिखवाया था इसमें। देखिए भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष जो है इतना बड़ा है, अभी भी कई भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। जो कुछ क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, कई तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। मतलब बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है, अलग अलग तरह की भाषाएं। तो वैसे ही उस समय भी अलग अलग भारतवर्ष में, वो अखंड भारत था पूरा बड़ा, इससे भी तो वो विस्तृत था, तो वहां उस समय भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्या करवाना पड़ेगा, अलग अलग भाषा से पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा कोई योजना लॉन्च किया गया, मतलब कोई योजना बनाया गया, उस योजना का अगर पोस्टर अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में लगेगा तो हिंदी में लगेगा, अगर यही तमिल भाषा वाले क्षेत्र में लगेगा, जैसे दक्षिण वाले कोई क्षेत्र में या तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र में, तो वहां पर हिंदी में लगाइएगा तो किसी को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। किसी में लगवाना पड़ेगा वहां पर, वहां के जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में आपको कहाँ बैनर लगवाना पड़ेगा, तभी लोगों को क्या, स्थानीय लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक वैसे इसने भी जहां जैसे लोग थे वैसे वैसे अभिलेख लिखवाया। अभिलेख 3 प्रकार के थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख क्या होता था, पत्थरों पर ऐसे इस आकार का अभिलेख लिखवाना, पत्थरों पर ऐसे अभिलेख लिखवाना, इसको शिलालेख कहा जाता था। स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब आपको आप जानते भी, खंभा को स्तंभ कहा जाता है। खंभा पर जो लेख लिखवाया, खंभा पर भी लिखवाता था, तो उसको स्तंभ लेख कहा गया। और गुहा लेख, गुफाओं में भी इसने लेख लिखवाया, जिसको गुहा लेख कहा गया। गुफा के अंदर भी लेख लिखवाया था, इसको गुहा लेख कहा गया। अब देखिए जितने मिल पाते हैं और कई को जितने को पढ़ा गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बृहद शिलालेख, कुल 14 को बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिला था। कितने स्थानों से, 8 स्थानों से मिला था। कुल 14 को ये जो बृहद शिलालेख है 14 को ये 8 स्थानों से मिला था, ध्यान रखिएगा। और दीर्घ स्तंभ लेख है जो 6 स्थानों से मिला था। कितने स्थानों से, 6 स्थानों से ये मिला था। अब यहाँ पर समझिए, दीर्घ स्तंभ लेख जो है वो कितना स्थानों से मिला था, 6 स्थानों से ये मिला था। और एक और बात समझिए, यहाँ पर बृहद शिलालेख और दीर्घ स्तंभ लेख, ये दोनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में, कुछ छोटे स्तंभ लेख भी मिले थे या कुछ छोटे शिलालेख भी मिले थे, तो उनके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग बस यही समझेंगे जितना मिले थे।
मतलब जितना जो बड़े हैं उनके बारे में समझेंगे। तो अभी तक बृहद शिलालेख 14 को थे, 8 स्थानों से मिला था। दीर्घ स्तंभ लेख 7 और 6 स्थानों से मिला है। सम्राट अशोक को, लेकिन एक बात आपके मन में आया होगा कि ठीक है ये लिखवाता तो होगा, लेकिन कैसे हम पहचान करेंगे कि ये सम्राट अशोक का अभिलेख है? कैसे आप पहचान करेंगे? ऐसे बैनर आप कैसे पहचान करते हैं कि किसके द्वारा बैनर लिखवाया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? आप कैसे पता करते हैं? देखिए, या तो प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती है और तस्वीर के नीचे प्रधानमंत्री का नाम रहता है, ये प्रधानमंत्री द्वारा पूरा उनका नाम रहता है। लेकिन इसने क्या किया, इसके अधिकतर अभिलेखों में इसने अपना नाम देव नाम प्रिय लिखवाया। ध्यान रखिए, कौन सा नाम लिखवाता था? देव नाम प्रिय। अब कैसे पहचान में आएगा कि देव नाम प्रिय कौन है? यही सम्राट अशोक है, दूसरा कौन है? अधिकतर जगहों पर देव नाम प्रिय लिखवाया। और देखिए इन अभिलेखों में इसने क्या लिखवाया? अशोक देव नाम प्रिय। ये नहीं लिखवा रहा है कि मगध सम्राट अशोक देव नाम प्रिय, ऐसा नहीं लिखवा रहा है, अशोक देव नाम प्रिय। तो ऐसे भी कैसे पहचान पाएंगे कौन सा अशोक, कहाँ का शासक? आपका मन में सवाल होगा ना कि आखिर ये कहाँ का शासक है। तो इतने जगहों पर मिला। गुर्जरा अभिलेख जो मिला है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी इसने ये अशोक अपना नाम लिखवाया, अशोक देव नाम प्रिय। तो कैसे पहचान में आएगा? मास्की में भी यही लिखवाया, नेटूर, उदय गुलान, तीनों कर्नाटक से मिले। यहाँ भी लिखवाया अशोक देव नाम प्रिय। इतिहासकारों को बड़ा दिक्कत हो रहा था, ये अशोक देव नाम प्रिय, ये कैसे माने कि मगध का सम्राट अशोक है? और एक जगह पर राजस्थान के भबरू अभिलेख में यहाँ पर पूरा अपना नाम लिखवाया, सम्राट अशोक देव नाम प्रिय, मगध सम्राट अशोक देव नाम प्रिय पूरा लिखवाया। तब पता चला अच्छा यही है जो हर जगह देव नाम प्रिय लिखवा रहा है, कहीं पर अशोक लिखवा रहा है, ये सब इसी का अभिलेख है। ऐसे मान लिया गया कि ये सब किसका अभिलेख है? इसी का। कौन सा अभिलेख में? राजस्थान का भबरू अभिलेख में पूरा ये वर्णन करवाया, ध्यान रखिएगा। और बाकी इन अभिलेखों में अशोक नाम डलवाया है, अपना अशोक नाम लिखवाया है इसमें। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदय गोलान। अब दीर्घ स्तंभ लेख समझ लेते हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 गो दीर्घ स्तंभ लेख मिले हैं। अब देखिए 7 गो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार लिख देते हैं इसको। कौशाम्बी, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। अब देखिए ये कौशाम्बी, अब सबसे पहले टोपरा, ये टोपरा में सबसे पहले ये दीर्घ स्तंभ लेख मिला है, टोपरा हरियाणा में। अगला मेरठ, मेरठ तो जानते ही हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश, ये 2 गो हो गया। अब ये दोनों अभिलेखों को तो सम्राट अशोक ने कहा, ये को टोपरा में लगवाया था और ये को मेरठ में लगवाया था, उत्तर प्रदेश में। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आगे एक शासक आया जिसका नाम था, तुगलक वंश का ही शासक था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कहा कि ये अभिलेख तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लिखवाया गया है, ये उठवा कर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर आ गया दिल्ली। ध्यान रखिए, कहां पर लेकर आ गया? दिल्ली। इन दोनों अभिलेखों को, ये दोनों अभिलेखों को कहां पर लेकर चला आया? ये दोनों टोपरा और मेरठ वाले अभिलेख को उठवाकर दिल्ली में लेकर चला आया। उसके बाद अगला अभिलेख की बात करते हैं, रुमनदेही अभिलेख। रुमनदेही अभिलेख नेपाल में है, जो कि सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। और इसमें आर्थिक चीजों के बारे में बात किया गया था, आर्थिक। बाकी सारे जो अभिलेख थे वो प्रशासन के बारे में उसमें बात किया गया था, लेकिन इसमें आर्थिक बात किया गया था, छोटा था। अगला कौशाम्बी। कौशाम्बी वाला जो अभिलेख था, इसको रानी को समर्पित अभिलेख भी कहते हैं। रानी को समर्पित अभिलेख क्यों कहते हैं? रानी को समर्पित स्तंभ लेख, अभिलेख नहीं, स्तंभ लेख बात करेंगे इसको, स्तंभ लेख। क्यों कहते हैं रानी को समर्पित यह स्तंभ लेख है? इसलिए कहा जाता है कि इसमें कौशाम्बी में जो अभिलेख, ये जो स्तंभ लेख लगवाया गया है, इसमें कहा गया है कि रानी द्वारा गरीबों को बहुत ज्यादा दान दिया जाता है, और रानी के बारे में ही वर्णन करवाया गया है। और कौन सी रानी के बारे में? सम्राट अशोक की एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था कारुआ की। ध्यान रखिएगा,
कारुवाकी नाम था उसका। तो उसी के द्वारा जो दान दिया जाता था, उस दान को क्या किया गया, उस दान के बारे में इसमें वर्णन करवाया गया। अब देखिए कौशाम्बी वाला जो अभिलेख है, इसको अकबर द्वारा, किसको द्वारा, अकबर द्वारा इलाहाबाद, कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद, किसको द्वारा, अकबर के द्वारा लाया गया। देखिए समझिए, टोपरा और मेरठ वाला फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लेकर आ जाया गया, और कौशाम्बी वाला अकबर के द्वारा, ये कौशाम्बी वाला अभिलेख रानी को समर्पित अभिलेख बोल रहे हैं, स्तंभ लेख है, रानी को समर्पित स्तंभ लेख है। रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया राज, ये तीनों जो है वो चंपारण में मिले हैं, चंपारण बिहार। तो इतने जो स्तंभ लेख है यहाँ से अलग अलग जगहों से मिले हुए हैं। और देखिए रामपुरवा स्तंभ लेख में एक बात समझिए, यहाँ पर मोर का चित्र बनाया हुआ है, इतना बात समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बृहद शिलालेख की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बृहद शिलालेख कहाँ से मिले, ये बृहद शिलालेख में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या वर्णन है। मुख्य इंपोर्टेंट यही होता है कि बृहद शिलालेख में क्या क्या वर्णन है, यही पूछा जाता है। देखिए पहला जो बृहद शिलालेख था उसमें क्या लिखवाया गया था, उसमें सबसे पहला में ही लिखवाया था, सम्राट अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दिया था कि अब पशु का बलि नहीं दिया जाएगा, और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो हर संभव प्रयास है वो करेगा। वो स्तंभ लेख में लिखवाया गया था कि पशु बलि अब नहीं दिया जाएगा और अहिंसा को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, और जो प्रजा है हम उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा के बारे में, ये पहला ऐसा राजा था जिसने पशु चिकित्सा के बारे में बात किया। सभी लोग तो मनुष्य की चिकित्सा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसने पशु चिकित्सा के बारे में अपने दूसरे अभिलेख में, दूसरे शिलालेख में कहवाया ये पशु चिकित्सा के बारे में। और अन्य राज्य जो नीचे दक्षिण भारत में जो केरल वाला था, चोल थे, इन सब के अलग अलग जो अन्य राज्य थे, राजवंश थे, चेरा थे, ये सब लोग थे। तो इन सबको क्या किया, इन सब के बारे में भी लिखवाया कि ये है यहाँ पर, मतलब ये जो ये क्षेत्र हमारे निचले हिस्से में है, और सबके पास पशु चिकित्सा के लिए औषधि भी भिजवाया था। इसी में लिखवाया है ये बात कि पशु चिकित्सा के लिए औषधि भिजवाए हैं, और मतलब इस सब के बारे में क्या किया था, इसमें लिखवाया था, इसके बारे में वर्णन करवाया था, अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी के राजा के बारे में सब कुछ वर्णन करवाया था इसमें, पशु चिकित्सा के बारे में भी। तीसरा शिलालेख में युक्ता और रजुक जो अधिकारी होते थे, ये अधिकारी का नाम है, ध्यान रखिएगा। और परदेशिक, एक अधिकारी और था परदेशिक, उसका नाम था परदेशिक, ये पद होता था परदेशिक। इन तीनों अधिकारियों को 5 वर्ष पर अपने राज्य का निरीक्षण करना था, और ये निरीक्षण करना था कि लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं, उनका कैसे कौन कौन से समाधान होनी चाहिए, और जो पिछले बार निर्णय हुआ था, जो भी समस्या का समाधान हुआ था वो ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है, राज्य में कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कैसे दिक्कत है, ये सब के बारे में इसमें वर्णन करवाया गया था। तीसरा अभिलेख में रज्जु की युक्ता के काम क्या क्या है, ये सब के बारे में। चौथा शिलालेख में अपने ये धर्म यात्रा के बारे में वर्णन करवाया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी धर्म यात्रा के बारे में लगभग वर्णन करवाता है, लेकिन यहाँ पर धर्म यात्रा के बारे में, लोगों को भी धर्म यात्रा के बारे में प्रेरणा देने का काम हुआ यहाँ पर चौथा शिलालेख में। 5वां शिलालेख में यहाँ पर धर्म महामात्रा, यहाँ पर क्या किया, 5वां शिलालेख में लिखा गया कि धर्म महामात्रा की नियुक्ति कैसे की जाएगी, धर्म महामात्रा कौन थे, धर्म के बारे में जो ज्ञाता होते थे उन्हीं को धर्म महामात्रा ये कहता था। और धर्म महामात्रा यानी कि जो बौद्ध, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था धर्म महामात्रा का। तो ये धर्म महामात्रा के वर्णन 5वां में। 6ठा शिलालेख में क्या है, सभी को राजा से मिलने की अनुमति दी गई कि कोई भी राजा से डायरेक्ट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा राजा से मिलने में, जिसको भी राजा से मिलना हो, बड़ी समस्याएं हैं, वो राजा से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 7वां शिलालेख में सभी धर्म को समान दृष्टि से देखने की बात इसने कहा। 7वां शिलालेख में ये लिखवाया कि हमारी दृष्टि में सभी धर्म समान है, सभी धर्मों की हम रक्षा करेंगे, मतलब सभी धर्मों के बारे में इसने बताया 7वां शिलालेख में। 8वां में क्या किया, धर्म यात्रा के बारे में, अब इसके धर्म यात्रा के बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया 8वां शिलालेख में, पूरा डिटेल में। देखिए यहाँ पर भी धर्म यात्रा है, लेकिन यहाँ पर पूरा डिटेल में एकदम धर्म यात्रा के बारे में लिखा गया, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया, ये सब लिखा गया। 9वां शिलालेख में धम्म समारोह के बारे में, ये समारोह भी होता था ना, धम्म पर समारोह भी होता था, तो समारोह के बारे में वर्णन करवाया इसमें। उसके बाद 10वां शिलालेख में राजा तथा उच्च अधिकारियों से जनता को मिलने की इजाजत दी गई। इसमें राजा से मिलने की इजाजत दी गई, इसमें जनता और ये राजा को तथा उच्च अधिकारी जो थे उनको डायरेक्ट अब जनता से मिलने के, डायरेक्ट जनता उनसे मिल सकती थी जो भी समस्याएं हैं। और इसने आदेश दिया उच्च अधिकारियों को, इसमें लिखा हुआ है कि इसने आदेश दिया उच्च अधिकारियों को जनता के जितनी भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द उनका निपटारा
किया जाए। ग्रहवा शिलालेख में धम्म नीति के बारे में बताया क्या कि धम्म नीति क्या है, मतलब धम्म क्या है, धम्म के बारे में पूरा देखिए, धम्म लिखा हुआ है ना, ये परिभाषा ये सब इसी में वर्णन हुआ, इसमें वर्णन हुआ धम्म के बारे में, धम्म नीति की परिभाषा भी इसी में वर्णन हुआ। बरावा शिलालेख में स्त्री महामात्रा, यहाँ पर तो धर्म महामात्रा हो गए, ये स्त्रियों को भी धर्म के प्रति बढ़ावा देने के लिए, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए, सबके लिए एक स्त्री महामात्रा की नियुक्ति की गई। 13वां शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया। 13वां शिलालेख में पहले भी बताए थे, 13वां शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया, कलिंग पर कैसे विजय प्राप्त हुआ, और इसने अपना ये माना भी कि कलिंग में युद्ध करना हमारे लिए व्यर्थ साबित हुआ, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए था कलिंग पर, ये बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इस सब के बारे में वर्णन करवा। 14वां शिलालेख में लोगों से धार्मिक जीवन जीने की आग्रह किया, लोग धार्मिक जीवन जिए और सबको धार्मिक बनाने की कोशिश करें। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कुछ और भी इसमें शासक आते हैं, लेकिन वो उतने योग्य नहीं होते हैं, तो अगले भाग में उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, और अगले भाग में पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।